हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है इलेक्ट्रॉन से आया है। दिस वर्ड कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, इज़ ए ग्रीक वर्ड। ग्रीक में ये ग्रीक वर्ड में इलेक्ट्रॉन जो एक एम्बर को कहा जाता था। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक प्रकार का वुड रेजिन है। जैसे कोई बड़ा पेड़ हो, उसके स्टेम्स में आप जब हिट करेंगे तो उससे एक लिक्विड बाहर आएगा और वो लिक्विड जो है वो धीरे धीरे सूख कर वो ट्रांसलूसेंट टाइप का एक मटेरियल बन जाता है, जिसको कि हम लोग एम्बर कहते हैं। तो दिस एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इन 600 BC उन्होंने देखा दिस एम्बर, वो एम्बर को जब रब करते थे और किसी ड्राई लीव्स के पास में या फिर फीदर के पास में ले जाते थे तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता। दिस अट्रैक्शन इज़ वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर देम। वो बहुत नई चीज़ थी उनके लिए, बहुत ही एस्टॉनिशिंग थी। अब आप लोग भी अपने डेली लाइफ में देखे होंगे, जनरली आप देखे होंगे प्लास्टिक का कॉम्ब होता है। प्लास्टिक के कॉम्ब को आप जब हेयर में लगाते हैं, सूखे हेयर में, ड्राई हेयर में जब उसको रब करते हो और किसी पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हो तो वो जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। समटाइम्स यू आल्सो रियलाइज्ड कि जैसे आप घर के कोई डोर नॉब है, आप उसको खोलने के लिए जाते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है। वो भी चार्ज के वजह से होता है। वो डोर नॉब चार्ज हो जाता है। उसी तरह से एम्बर भी चार्ज हो जाता है जब उसको रब किया जाता है। एक ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करके चार्ज कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फेनोमेना लाइक दिस। जैसे एक रबर रॉड है, उसको कैट फर के ऊपर अगर हम रब करें तो वो चार्ज हो जाएगा। एबोनाइट रॉड है, अगर उसको हम रब करें किसी कैट फर के ऊपर में तो वो भी चार्ज हो जाएगा। देयर आर नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यू विल फाइंड अराउंड यू, इफ़ दे आर रब अगेंस्ट अनदर मटेरियल दे आर गेटिंग चार्ज्ड। और चार्ज का पता कैसे लगता है कि वो हल्की हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। देयर विल बी इंट्रैक्शन फोर्स, वो प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। तो 600 BC जब ग्रीक लोग जो है इलेक्ट्रॉन को रब करते थे, मतलब एम्बर को जब रब करते थे तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती थी। वहीं से ये शुरू हुआ, वहाँ से ओरिजिन है इसका। इसी इलेक्ट्रॉन का नाम अभी करंट में हम जो इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसी से इसका नाम आया है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही इलेक्ट्रो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। जाओ, व्हाट अबाउट स्टैटिक्स। यहाँ जो स्टैटिक्स इस्तेमाल किया गया है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, समथिंग इज़ इन रेस्ट। तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें है क्या पढ़ने के लिए? इसे स्टडी अबाउट, इसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। स्टडी अबाउट चार्ज, कैसे चार्ज के बारे में पढ़ना है, तो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक चार्ज का मतलब हुआ एट रेस्ट, जो चार्ज रेस्ट में होगा उसी चार्ज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फाइन, अब ये हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना क्या है। अब हम लोग ये समझेंगे कि चार्ज होता क्या है। अगर चार्ज को हम लोग अच्छे से डिफाइन करें तो चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए समझेंगे चार्ज क्या स्पेशल प्रॉपर्टी अपने पास पॉजेस करता है। कोई भी चीज़ का डेफिनेशन जब हम देते हैं, देयर मस्ट बी अ डेफिनेशन, देन देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी अबाउट दैट थिंग। अगर चार्ज का हमको डेफिनेशन बताना हो तो उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता देना होगा। चार्ज करता क्या है? चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहीं भी आप चार्ज रख दो तो उसके चारों तरफ वो एक फील्ड बनाएगा, जिसमें दूसरे चार्ज को ले जाओगे तो वो क्या करेगा? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड टू। मैग्नेटिक फील्ड भी जो है चार्ज के वजह से ही आता है। चार्ज की वजह से कैसे आता है? तो चार्ज अगर मोशन में हो, अगर चार्ज को आप भगाओ तो उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग के वायर के आप पढ़े होंगे ऑर्स्टेड लॉ में। ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट आप पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में, 10th क्लास में।
कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर में के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। व्हाट एग्जैक्टली करंट कैरिंग वायर इज? करंट कैरिंग वायर इज द जस्ट मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द वायर। तो मोशन के वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। नाउ इन फर्दर चैप्टर्स यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि चार्ज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव भी प्रोड्यूस कर सकता है। हाउ लाइट वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज? चार्ज को अगर आप ऑसिलेट कराओ या एक्सेलरेट कराओ, एक्सेलरेशन जो होगा उसमें, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट मोशन से है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक बात है। लेकिन अगर उसमें एक्सेलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज ऑल्सो। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात चार्ज को डिफिनेशन देखेंगे तो वो एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसको। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, intrinsic property of fundamental particle। fundamental particle कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इंट्रिंसिक का मतलब क्या? रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस। मैं बताता हूँ इंट्रिंसिक का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी उससे एसोसिएटेड होना मस्ट है। जैसे अगर मैं कोई बोलूँ मटेरियल एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ मास का होना मस्ट है, बिना मास का मटेरियल नहीं हो सकता है। इसीलिए मास इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। उसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होंगे उसके साथ में चार्ज एसोसिएट होना उसका मस्ट है। इलेक्ट्रॉन है तो उसके साथ में चार्ज होना मस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज जो है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्या आप और कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी? एग्जैक्टली अगर हम डिफ़ाइन करें तो जो वो कर सकता है वो हम बनाएंगे। चार्ज एक ऐसी चार्ज जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की या फंडामेंटल पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो चार्ज अगर रेस्ट में हो या फिर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, या फिर चार्ज एक्सेलरेशन में हो, ये तीन केसेस हो गया, रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में और एक्सेलरेशन में। अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। लेकिन चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट वेव। लाइट में वेव विजिबल भी हो सकता है और नॉन विजिबल भी लाइट हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, गामा रेज हो सकता है। देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा। तो हमको बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ना है, ये जो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसी को पढ़ने हैं कि चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चार्ज के बारे में जानना है। चार्ज के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट जो है धीरे धीरे जो है चीज़ों को लेकर आए। सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन was an American scientist who researched about charge। उन्होंने क्या किया? चार्ज को डिफरेंट चीज़ों को चार्ज करना शुरू किया। उन्होंने रब करके, जैसे ग्लास रॉड को रब करके, एबोनाइट रॉड को रब करके चार्ज बनाना शुरू किया। जैसे मान लो कि उन्होंने एक चार्ज फॉर्म किया हो, एक ग्लास रॉड ले लिया और उसको सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया। सपोज दिस इज़ ग्लास रॉड और उसको हम लोग हैंग कर दिए और उसको रब किया गया है सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास जो है
ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रब करने से इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी जानेंगे क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दिस इज़ नेगेटिव। ओके, तो एक और ग्लास ले लो, एक और सिल्क क्लॉथ से फिर से उसको रब कर दो, तो वो ग्लास भी इससे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब इसके पास ले जाएंगे तो वो रिपल्सिव फोर्स को शो करेगा। लेकिन अगर मान लो कोई ये ग्लास रॉड नहीं लेके अगर रबर रॉड ले गए होते, इट वुड बी रबर, और उसको रब किए होते हम लोग कैट फर से, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज बनाता। रबर जो हो वो नेगेटिव चार्ज बना देता है, नेगेटिव, रबर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और कैट फर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इन जनरल हम लोग ये जानते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज बना। तो उन्होंने पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि एक ग्लास रॉड को रब किया, फिर रबर रॉड को रब किया, ग्लास को हैंग कर दिया, और फिर ग्लास लेके गए दूसरा ग्लास जो रब किया हुआ है, दूसरा ग्लास जो चार्ज है, तो देखा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ये दूर भाग रहा है। लेकिन इसी को रबर रॉड से जब लेके गए तो देखा कि नज़दीक आ रहा है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, तो देयर आर सेवरल क्या कंक्लूजन अबाउट इट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि सिंस देयर आर टू काइंड ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस आर देयर, दैट इज़ वाई देयर विल बी टू काइंड ऑफ चार्जेस। तो जो सिमिलर होंगे वो रिपल कर रहे होंगे, और जो अपोजिट होंगे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो उन्होंने कहा टू टाइप्स। कौन सा टाइप्स होगा, तो टाइप्स में उन्होंने नाम दिया, एक का नाम पॉजिटिव, दूसरे का नाम नेगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज ऐसा चार्ज है जो कि, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव जस्ट सेक ऑफ नेम ओनली, ये दिमाग में रखेंगे बात को कि अगर कोई दो प्रॉपर्टी है, दो तरह की प्रॉपर्टी चार्ज में पाई गई, तो वो दो तरह के चार्ज को डिफाइन करने के लिए दो नाम दे दिया गया इसका। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता था, ए बी भी रखा जा सकता था, सी डी भी रखा जा सकता, और एनी अदर नेम यू लाइक। ओके, तो दो नाम है ये, और इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव होने का कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो ये दो टाइप ऑफ चार्ज उन्होंने बताया। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बताया कि अगर सिमिलर चार्ज हुए, एक ही टाइप ऑफ चार्ज हुआ, तो जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव और नेगेटिव हुआ, तो आपस में रिपल करेगा। तो सिमिलर चार्जेस, सिमिलर होगा तो वो रिपल करेगा। वाइल जो दूसरे टाइप का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव मान लो, एक दूसरा नेगेटिव, दोनों को ले आए, तो ये क्या होगा, सिंपली वो अट्रैक्ट करता है। तो अपोजिट चार्जेस, अपोजिट अट्रैक्ट्स। एक और कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बेंजामिन फ्रैंकलिन का था कि चीज़ें हो क्या रही हैं, हो आखिर ये रब करने से हो क्या रहा है। तो उन्होंने एज्यूम किया कि हर कोई भी मटेरियल हो, कोई हर मटेरियल को आप ले लो, इनी मटेरियल इफ यू विल टेक, तो उस मटेरियल में उसका अपना एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड होगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लूइड कहेंगे। एक सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक फ्लूइड उसमें अंदर होता है, और एक इलेक्ट्रिक फ्लूइड का जो एक सर्टेन अमाउंट होगा वो उसको न्यूट्रल बना के रखेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज़्यादा डाल दो तो वो एक टाइप ऑफ चार्ज हो जाएगा, और उससे इलेक्ट्रिक फ्लूइड को जितना अमाउंट सर्टेन अमाउंट में है उससे निकाल लो तो वो एक दूसरे अमाउंट का चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने एक बात कही कि वो इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है जिसका एक्सेस और डिफिशियंसी दो टाइप ऑफ चार्ज बनाता है। इसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी से भी समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो अगर हम लोग मॉडर्न थ्योरी में चले जाएं, मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है चार्ज का, ये तो बेंजामिन ने बताया, उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, देयर वाज नॉट नोन दीज थिंग्स। तो हम लोग जब मॉडर्न थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करेंगे और बोर्स थ्योरी में चले आएंगे, तो बोर्स ने जो बताया एटॉमिक मॉडल के बारे में कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर में न्यूट्रल एटम में सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज जो होती है वो सेम होती है, ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर देंगे हम लोग। तो वहाँ से अगर हम इसको लेकर आए तो मॉडर्न प्रिंसिपल, मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे हम लोग, तो हमको ये मालूम है
कि एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उसके तरफ रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो गए तो मटेरियल जो होगा वो न्यूट्रल होगा। इसको तो एटम बोल सकते हैं। जो एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो मतलब हो गया। जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज बनाएगा, नेगेटिव, और जब डिफिशिएंट होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। हाउ अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? ई का जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, ई इज इक्वल टू जो लिखते हैं हम लोग 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास में -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा। प्रोटॉन होगा तो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस प्लस करके वो होगा। तो प्लस और माइनस डिपेंड्स अपॉन इट इज़ टेकन एज इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं या फिर प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं। बच्चों, हम लोग अब चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ज के डिटेल थोड़ा डिस्कशन हो जाए। तो चार्ज, सबसे पहले हम इसका जो मेज़रमेंट है वो देखेंगे। चार्ज को मेज़र कैसे किया जाएगा? तो आप किसी चार्ज को करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख सकते हो। जैसे I = Q/T आपने पढ़ा होगा। तो चार्ज का जो यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। दिस एम्पियर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज कूलम, और इसको सिंपली कैपिटल C से लिखा जा सकता है। चार्ज का ये SI यूनिट हो गया, दिस इज SI यूनिट। देयर आर अदर यूनिट्स ऑल्सो। अदर यूनिट्स क्या हैं चार्ज के यूनिट्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको हम लोग ESU भी कहते हैं। ओके, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। इसको स्टार्ट कूलम भी कहा जाता है, स्टार्ट कूलम। नाउ if you know 1 coulomb is equal to 3 × 10⁹ ESU, another unit is also available. It is called EMU, electromagnetic unit. Electromagnetic unit, इसको हम लोग EMU कहेंगे। Now 1 coulomb is equal to 1/10 EMU। ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस है जिसको याद रखना है। ये कूलम जो हो गया उसका SI यूनिट हो गया। अदर यूनिट्स आल्सो पॉसिबल, दीज आर ESU एंड EMU। नाउ देयर आर सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अगर हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, तो आप बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग पहले जान लीजिए कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो हम लोगों ने देखा इंट्रैक्शन फोर्स के टर्म में। इंट्रैक्शन फोर्स मतलब क्या? दो चार्ज के बीच में या तो रिपल्सिव फोर्स होगा या फिर दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इट मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। दो तरह का चार्ज हो गया। दूसरा जो इसका
बेसिक प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड बेसिक प्रॉपर्टी जो होगा उस ये नेचर होगा एडिटिव का, मतलब दो चार्ज को आप ऐड कर सकते हो, एडिटिव होगा। तो कुल अलजेब्रिकल एडिशन ये फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है 3 कूलम का और एक है 2 कूलम का, आप इसको ऐड कर दीजिए, सिंपली 5 कूलम हो जाएगा। अदर वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, डायरेक्शन देखना पड़ता है, इसमें तो डायरेक्शन है नहीं। और दूसरा मान लीजिए एक 3 कूलम है और एक -1 कूलम है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, तो ये 2 कूलम हो जाएगा। दिस इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। अनदर प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड वन, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ट्रांसफरेबल, आप इसको लिख सकते हैं। ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नाउ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी चार्जेस का होता है, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़, जिसको हम लोग 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसका पढ़ेंगे। द स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज इज़ 1, पहला जो हम लोग स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। व्हाट डू यू मीन क्वांटाइजेशन? कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो एक छोटे चार्ज के मल्टीपल के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप पूरा का पूरा बिल्डिंग देखें तो पूरा एक बिल्डिंग जो यूनिट है वो छोटे छोटे यूनिट से बना है, जिसको ब्रिक्स कहते हैं। 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक ऐसे करके ऐड हुआ तो एक बड़ा सा बिल्डिंग बनता है। वैसे ही कोई भी चार्ज जो होगा उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होगा, जो फंडामेंटल एलिमेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। तो क्वांटाइज्ड होगा, उसी को क्वांटाइजेशन हम लोग टर्म दिखाते हैं। कोई भी चार्ज हो, एनी चार्ज अमाउंट क्यू ले लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा प्लस और माइनस के फॉर्म में, वेयर एन को हम इंटीजर कहेंगे। एन इज इन इंटीजर। नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन मोर डिटेल। अगर कोई चार्ज पॉसिबल है तो उसका मतलब है कि उससे हम या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें हम लोग डाल दिए होंगे या फिर उससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है निकाल दिए होंगे। एक न्यूट्रल एलिमेंट से, एक न्यू एलिमेंट बोल रहा हूँ मैं, मटेरियल से कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, सो दे आर न्यूट्रल। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस इन इट, अगर आप कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन डाल दो तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उससे निकाल देते हैं तो वो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3 निकालोगे, 3.5 तो नहीं निकालोगे। इट इज़ पॉसिबल कि हाफ इलेक्ट्रॉन निकाले, आधा रहने 2 इलेक्ट्रॉन को, आधा जो है बाहर करते हैं, या फिर 1/4 जो है इलेक्ट्रॉन बाहर करते हैं, बाकी 3/4 जो है अंदर ही रखेंगे। दिस नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1, 2 या फिर इंटीजर मल्टीपल में निकालेंगे या फिर वही ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये n का इंटीजर होना शर्त हो गया, तभी वो चार्ज पॉसिबल है। अगर n इंटीजर नहीं आ रहा है, जैसे मान लो कोई चार्ज आपको दे दिया गया, तो आप उस चार्ज को डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, उस अमाउंट को डिवाइड करो। अगर ये इंटीजर नहीं आया, इंटीजर आना शर्त है, अगर इंटीजर नहीं आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। शर्त है कि अगर कोई चार्ज q पॉसिबल है तो q/e मस्ट बी एन इंटीजर। ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस में होगा। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लो, 1.6 × 10⁻⁻20 कूलम। एक और ले लो, 6.4 × 10⁻10 कूलम। इन विच, अगर इसी में दोनों में हमको डिसाइड करना हो कि ये दोनों में से कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं होगा, तो दोनों को हम लोग ई से डिवाइड करके देखेंगे। पहले वाले को ई से डिवाइड करके ज़रा देखो, पहले वाले में कितना आता है। जैसे 1.6 × 10⁻20 कूलम एंड डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻, ई से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे देखो, ई से डिवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से,
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। अब इसको कट करोगे, देखो 1.6 कट जाएगा, दिस 1.6 इज कैंसल्ड आउट, 1.6 कैंसल्ड आउट, और यहाँ 10 टू माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। दिस इज 0.1, दिस इज नॉट इंटीजर, सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है कैसे? अब देखो इसको कि इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर ले ज़रा। 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, दोनों कूलम होगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1.6 ये हो जाएगा 4 और 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 9। दिस इज एन इंटीजर। ऊपर वाला जो आया फ्रैक्शन आया, तो जिसका इंटीजर हो तो वो चार्ज पॉसिबल है। तो दिस इज पॉसिबल चार्ज, दिस इज इम्पॉसिबल चार्ज, वो चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर इसमें देखोगे कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं होगा तो क्या E/2 एग्जिस्ट करेगा? E एग्जिस्ट कर सकता है, E/2 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या E/4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं। क्या 3E/4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं। क्या -3E/4 एग्जिस्ट करेगा? नहीं। तो एक्सेट्रा आर नॉट नॉन एग्जिस्टिंग कह सकते हैं उसको, नॉन एग्जिस्टिंग, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से 1.6 इंटू माइनस 20 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करने के बाद एक फ्रैक्शन दे रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग मूव करते हैं। द सेकेंड प्रॉपर्टी, मान लो कि फर्स्ट था, द सेकेंड स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्वेशन। चार्ज जो होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है, ट्रांसफरेबल तो होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर मान लो कोई सिस्टम को पहले डिफाइन कर लिए, क्लोज सिस्टम डिफाइन किया, उससे कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकता, कोई चीज़, जैसे मान लो ये कमरा ही है, दिस रूम, इफ़ दिस रूम इज़ लॉक्ड फ्रॉम एवरी साइड and there is no possible of transfer of charge from outside this room और inside the room, मतलब outside and inside ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, तो ये क्लोज सिस्टम कहलाएगा। तो आप मान लो कि कोई भी एक प्लास्टिक ले लिए, इसको हम रब किए अपने हेयर से, खुद से चार्ज बनाए, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उतना ही अमाउंट ऑफ हेयर में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? कि जितना इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके हेयर से जंप करके इसमें गया होगा, ये नेगेटिवली चार्ज बना मान लो प्लास्टिक, तो इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया होगा और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे डोमिनेट किया होगा हेयर पे, तो पॉजिटिव चार्ज जितना बनेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो टोटल चार्ज इज़ नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज्ड इनसाइड द रूम। तो क्लोज सिस्टम के लिए टोटल चार्ज जितना रहेगा डिफाइन करके उतना ही उसका रहने वाला है, बढ़ने या घटने वाला ये नहीं है। तो कंजर्वेशन का मतलब यही होता है, टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज सिस्टम is constant, this is not going to change. Okay, fine. कंजर्वेशन का कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। कई न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन चार्ज फॉलो करता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लो कोई चार्ज है, एक चार्ज ले लिए हम लोग, एक मेटालिक या फिर कोई कंडक्टर चार्ज ले लिया, मान लो Q1, और एक चार्ज ले लिया Q2। इस पे चार्ज है पॉजिटिव Q1 और ये Q2, और इसको एक वायर से, जस्ट टेक अ वायर, और बीच में इस तरह से एक स्विच होगा, की होगा, इसको की कह सकते हैं, की। ये की को अगर क्लोज करेंगे हम लोग तो दोनों वायर, ये कंडक्टिंग वायर से दोनों कनेक्ट हो जाएगा, कंडक्टिंग वायर है। तो अब करेगा क्या
कि कुछ चार्ज जो है इसका इधर जा सकता है या इसका इधर जा सकता है, देयर विल बी ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अमॉन्ग दीज टू कंडक्टर्स। तो हम क्या कहेंगे कि अगर मान लो कि ये कुछ चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो भी गया, तो चार्ज होने के बाद तो कुछ तो चार्ज होगा। पहले वाले का चार्ज मान लेते हैं कि ये बाद में कनेक्ट होने के बाद, आफ्टर इट्स कनेक्टेड, अगर इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए मान लो, तो इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश और इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। बट शुरू में चार्ज जितना था टोटल, शुरू में कितना चार्ज था Q1 प्लस Q2, बाद में कितना चार्ज हुआ Q1 डैश प्लस Q2 डैश, टोटल चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है दोनों को मिला के अगर सिस्टम मान ले तो चार्ज इज कंजर्व, मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। This is about conservation of charge in a two conductors, system of two conductors. एक और एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे मान लो इसी का ही एग्जाम्पल का हिस्सा था। सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे मान लो यूरेनियम 238 92 ये ब्रेक करता है थोरियम और एक अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। 2 प्रोटॉन इससे बाहर आ गया, ये 90 होता है और ये 234 हो जाता है। अगर देखो न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये एटॉमिक नंबर बताएगा, 92 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका टोटल चार्ज अगर मैं देखूँ शुरू में Q1 अगर देखूँ तो कितना है 92E है। बाद में कितना चार्ज हुआ, तो देखो इसमें जो है 90E है और प्लस इसमें जो है 2E है। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो आप जितना चार्ज शुरू में देख रहे थे उतना ही चार्ज आप बाद में देख रहे हैं। तो टोटल चार्जेस कंजर्व इवन इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होगा, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ले लें और एक पॉजिट्रॉन ले लें। पॉजिट्रॉन E प्लस होता है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के अबाउट मास होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होता है। ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होता है तो ये वेव बना लेता है, जिसको हम लोग गामा रेज कहते हैं। तो ये बन जाता है फोटोन। तो टोटल चार्ज आप देखोगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिला के, तो टोटल चार्ज कुछ भी नहीं है, E प्लस और E माइनस इक्वल टू 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। फिर फोटोन जो होता है वो मासलेस भी होता है, इट इज़ मासलेस, इसका रेस्ट मास 0 होता है। और ये जो है फोटोन जो है, फोटोन के पास कोई चार्ज भी नहीं होता, इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने के बाद वजह से टोटल चार्ज क्या होगा 0। देखो इस दोनों के पास मास है लेकिन टोटल मास जो हो गया इस कंजर्व नहीं रहा, मासलेस हो रहा, लेकिन चार्ज इसमें कंजर्व रहा। देखने वाली बात है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास कई सारे रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में देखोगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करता है। दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिहिलेशन प्रोसेस। एनिहिलेशन प्रोसेस, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो इसका जो रिवर्स पॉसिबल है वो होगा क्या कि अगर कोई गामा रे आया जिसमें फोटोन होंगे, टोटल चार्ज 0 होंगे। अब ये जो है वो टूट कर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में बदल जाए, दिस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। तो चाहे एनिहिलेशन प्रोसेस हो या फिर पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस हो, दोनों ही प्रोसेस में आप देख रहे हैं टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, क्योंकि यहाँ भी टोटल चार्ज देखोगे E प्लस और E माइनस मिलके टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। नाउ विल अंडरस्टैंड द थर्ड प्रॉपर्टी।
This was the second property. We will move towards the third special property of charge. The third property of the charge is invariant. Invariant का मतलब क्या? What do you mean by invariant? Something is not going to vary. मतलब चार्ज वेरी नहीं करता. इसका एक कॉन्टेक्स्ट है जिसको हम लोग देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से हम लोग इसको चेक करेंगे. आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में हो, जैसे मास हो इसका m और ये मोशन में है किसी वेलोसिटी v से, तो इसका मास जो है वो चेंज हो जाता है. शुरू में मान लो कि रेस्ट में जब वो था तो उसका मास m0 था, तो मोशन में उसका मास जो हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड कर देंगे, तो ये मोशन का मास हो जाएगा. m0 को कहेंगे हम लोग रेस्ट मास, और ये जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है. तो मास जो होता है वेरी करता है. अगर वेलोसिटी जितना बढ़ाओगे उतना मास भी बढ़ेगा. मोर द वेलोसिटी मास इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. उसी तरह से लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज विथ स्पीड 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. लेंथ एंड मास दोनों वेरी करता है. जहाँ पे L0 जो हो गया वो हो गया आपका रेस्ट लेंथ. फाइन. अगर चार्ज के बारे में देखा जाए तो Q मोशन में क्या होगा और Q रेस्ट में क्या होगा, तो दोनों ही इक्वल होगा. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. दिस इज ऑल अबाउट इनवेरिएंस. इनवेरिएंस का मतलब होता है इस पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का जो थ्योरी आइंस्टाइन का होता है वो नहीं लगता, और चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो दोनों इक्वल रहेंगे हमेशा के लिए. दिस इज द थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी. नाउ वी विल डिस्कस चार्जिंग अ बॉडी. एक बॉडी को अगर कोई चार्ज बॉडी बनाना हो, जैसे मान लो कि ये पेन है, पेन को चार्ज करना हो, इन व्हाट वे वी कैन चार्ज इट. देयर आर 3 बेसिक वेज. द फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन. इट इज़ वेल नोन टू यू. शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. किसी चीज़ को रब करेंगे हम लोग, जैसे ग्लास को सिल्क क्लॉथ के ऊपर. कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ. जैसे एग्जांपल में ग्लास ले लिया. अगर इसको सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किए तो ग्लास जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ जो है नेगेटिवली चार्ज होता है. दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. वी हैव अनदर एग्जांपल आल्सो. मान लो कि आप प्लास्टिक ले लिए, जैसे प्लास्टिक का कॉम्ब है, आप उसको ह्यूमन हेयर के ऊपर रब किए तो हेयर विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, हेयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लास्टिक विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. उसी तरह से रबर ले लिए. रबर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है. कब? जब इसको कैट फर के ऊपर रब किया जाता है. कैट फर विल बी पॉजिटिवली चार्ज. आप एक रबर रॉड ले लो, एक बिल्ली के ऊपर जो है इसको रब कर दो, तो जो बिल्ली जो है वो जो कैट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जबकि रबर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन who is going to lose the electron and how actually the electron is how tightly bound with the atoms. उस पर डिपेंड करता है कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा. उतना डिटेल में हम लोग को नहीं जाना. दीज आर सम एग्जांपल्स. फ्रिक्शन के मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं. द सेकेंड मेथड, दूसरा जो मेथड है वो कंडक्शन मेथड है. दिस इज कॉल्ड कंडक्शन मेथड. अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा. चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. जैसे मान लो ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज कंडक्टर है, और ये चार्ज कंडक्टर है, इसके पास चार्ज है, और हमने एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट किया. इस पे चार्ज जो है Q2 इज इक्वल टू 0 है, इस पे Q1 है. की जो है इसका ओपन है. अब मान लो कि जैसे ही कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट किए हैं, कंडक्टिंग वायर को हम लोग की को कनेक्ट करेंगे कंडक्टिव वायर के थ्रू, तो दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. द की इज़ क्लोज्ड नाउ. इस पे चार्ज Q1 डैश आ गया, मान लो इसमें चार्ज Q2 डैश आ गया, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो टोटल चार्ज तो ऊपर था Q1 के बराबर हो जाएगा.
कुछ चार्ज इसमें चला आया, कुछ चार्ज इसमें चला। जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट था वो चार्ज हो गया। दिस ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू कंडक्शन मेथड, किसी कंडक्टर के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज कंडक्ट करके चला आएगा। वैसे ही मान लो इसको सिर्फ टच करा देते तो भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता अगर ये दोनों कंडक्टर रहता तो। तीसरा, थर्ड मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इम्पॉर्टेंट मेथड इज इंडक्शन। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड में दो तरह से इंडक्शन हम लोग कर सकते हैं। पहला ग्राउंडिंग करके, और दूसरा जो होता है वो फर्स्ट वन, पहले ग्राउंडिंग समझ लेते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो, अनचार्ज ऑब्जेक्ट ले लिया। स्टेप वन, दिस इज अनचार्ज, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज डालने के लिए हमने क्या किया, इसको एक बाहर से चार्ज दिखाया, इसको टच नहीं करना है, तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अनचार्ज ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टूवर्ड्स थोड़ा सा टिल्ट होके इधर चला आएगा, तो दूसरा एंड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज जैसा दिखेगा। एक एंड पॉजिटिव, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। टोटल चार्ज अभी भी इसके ऊपर ज़ीरो है, बट पोलराइजेशन हो गया। इसको पोलराइजेशन हो गया, तो पोलराइजेशन की वजह से मान लो कि अब इसको हम लोग किसी कंडक्टर के थ्रू इसको अर्थ कर दें। जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, अभी की ओपन है मान लो, द नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप इधर लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे ये अर्थ में कनेक्ट हो जाएगा, और जो बाउंड चार्ज है, जो इधर से हम लोग दिखा रहे थे उसको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में एक फोर्स से बंध गया, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है तो वो फ्री है, वो भाग सकता है। तो यहाँ से एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव बाउंड है, तो ये अर्थ को चार्ज चला जाएगा पॉजिटिव वाला। तो ये अब ओवरऑल, पहले ये न्यूट्रल था, इसका चार्ज देखोगे तो ज़ीरो था टोटल, अभी इस पर चार्ज कुछ ना कुछ आ गया, माइनस क्यू मान लो कोई चार्ज आ गया, तो ये इस बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज बना दिए थ्रू ग्राउंडिंग मेथड। अब एक और मेथड है जिसमें कि हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे मान लो सेपरेशन, इसको कहते हैं हम लोग सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड में क्या करेंगे, दो अनचार्ज कंडक्टर है, अनचार्ज्ड कंडक्टर्स, दोनों आपस में जो है वो इस तरह से है कि टच कर रहा है एक दूसरे को, दोनों में से किसी के पास चार्ज नहीं है, बट हमने क्या किया कि बाहर से उसको चार्ज दिखाए, कोई हैवी चार्ज उसके सामने ले गए, तो ये इंडक्शन इफेक्ट होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो अगेन ये इस एंड पे चले आएंगे, और दूसरा जो पॉजिटिव एंड पे चार्ज बनेगा वो दूसरे एंड पे चला जाएगा, इस एंड पे। हालांकि इसका जो जितना नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू आई जो इंड्यूस होके आया है, यहाँ पर जो है इंड्यूस होके प्लस क्यू आया है, ओवरऑल चार्ज अभी भी न्यूट्रल है। बट इफ़ यू सेपरेट इट, तो ये चार्ज अगर सेपरेट कर दोगे इसको, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेपरेशन, जस्ट इसको सेपरेट कर दो, इसको चार्ज दिखा के इसको सेपरेट कर दो, तो ये वाला जो हो जाएगा ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गया, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। इस तरह से हम लोग इंडक्शन के ज़रिए हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देयर आर थ्री बेसिक मेथड्स, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ना एक सवाल आपके लिए होता है, जैसे मान लो कोई कंडक्टर है और यहाँ पर हम लोग कोई चार्ज, इसको हम लोग बाहर से एक्सटर्नल चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके गए और ये अनचार्ज कंडक्टर था, पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन में क्या होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज अभी भी इसका क्या रहेगा, टोटल चार्ज ज़ीरो होगा। अब ये बताओ कि इस दोनों में अब फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है या पॉजिटिव चार्ज भी है, सोचो और बताओ। सोचा आपने? अब देखो मैं इसको
कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये तो फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस क्यू वाई इधर आता है उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस क्यू वाई उधर जाता है। तो माइनस क्यू वाई एंड प्लस क्यू वाई दोनों सेम अमाउंट का है। तो फोर्स किस में ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा नज़दीक होगा। विच वन इज़ मोर क्लोजर टू द एक्सटर्नल चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में जो होता है रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और पॉजिटिव में रिपल्सिव। तो विनर कौन हुआ, तो विनर इज द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो नज़दीक है, अमाउंट में दोनों सेम है। तो अमाउंट तो डिसाइड नहीं कर सकते कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसलिए डिस्टेंस देखना पड़ेगा। जो ज़्यादा दूर है वो कम फोर्स लगाएगा। तो attractive force will be dominated over it and the whole body will be attracted towards slightly towards this charge due to induction effect। तो इसके लिए ये कंडक्टर है, तो इसके लिए कंडक्टर होना शर्त है, तभी तो इसमें पोलराइजेशन होगा। क्या कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी में भी अट्रैक्शन होता है? आप सोचिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ। वी आर डिस्कसिंग, अगर कोई इंसुलेटर हो, अगर कोई चार्ज उसके पास लेके गए तो क्या वो इंसुलेटर अट्रैक्ट हो सकता है? तो आंसर इज़ यस, क्योंकि शुरू से ही हम देख रहे हैं एम्बर से लेकर प्लास्टिक और ग्लास, एवोनाइट रॉड और इवन एनीथिंग विच इज़ रब्ड अगेंस्ट समथिंग एंड इट इज़ गेटिंग चार्ज। तो उसको कैसे पहचाना था हमने कि कोई ड्राई लीव्स को या किसी पेपर के टुकड़े को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब है उसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो हमको अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टिंग बॉडी को अट्रैक्ट करता हो तो वो हम लोग इंडक्शन थ्योरी के ज़रिए हम लोग एक्सप्लेन कर लिए। कोई इंसुलेटर हो तो उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, तो उसमें पोलराइजेशन कैसे होगा? तो उसका पोलराइजेशन हम लोग समझेंगे, उसमें पोलराइजेशन कैसे होता है। इन जनरल एटम जो होता है न्यूट्रल होता है इंसुलेटर में, और किसी भी इंसुलेटर में तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बाहर नहीं आता। तो सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मैचेस, एटम्स न्यूट्रल होगा, किसी तरह का कुछ भी इसमें चार्ज होने का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ होगा। कुछ इस तरह से हम लोग इसका मॉडल बना लिए ताकि इसको हमको समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर टुगेदर इन दिस वे। तो आप देखोगे इन जनरल ये न्यूट्रल है। अगर मान लो कोई चार्ज उसको दिखाए पास, कोई करीब, कोई दूसरा चार्ज ले गए, तो क्या होगा कि एटम जो होगा, एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स दिस चार्ज हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्टेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन इज़ लाइक ए क्लाउड रिवॉल्विंग। आप उसको पार्टिकल भी मान सकते हो, दूसरे थ्योरी के हिसाब से जो है उसको क्लाउड के जैसा मानते हैं। और वो एक तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, वो प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स दिस चार्ज, सो इट विल द एटम विल गेट्स पोलराइज्ड। तो जो न्यूक्लियस एक साइड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक साइड हो जाएगा, तो इससे पोलराइजेशन इफेक्ट होगा। ये पोलराइजेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इस तरफ टिल्टेड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाएगा ना। इन दिस मॉडल यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मान लो कि ये पोलराइज्ड हो गया है एटम्स, ईच एटम्स गेट्स पोलराइज्ड, तो ये वाला जो है अपना पोजीशन जो है इस तरह से, ये इस तरह से ऑक्यूपाई कर लेगा ये वाला पोजीशन। तो और इसके बगल वाला एटम इसके पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, थोड़ा थोड़ा सब टिल्ट करेगा। तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको कब मिलेगा? जब बाहर से कोई चार्ज इसको दिखाए। तो आप देखो कि यहाँ पर एक लेयर बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ एक लेयर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज का, और बीच में पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है। तो अभी भी ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो गया? इंड्यूस्ड हो गया। दिस इज इंड्यूस्ड पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन इफेक्ट इसमें भी हुआ। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, और पॉजिटिव और पॉजिटिव में लगेगा रिपल्सिव फोर्स। बाकी बीच में सब न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके। तो ओवरऑल नेगेटिव वाला जो नज़दीक है, क्लोज़र है, तो नेगेटिव वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसी वजह से कागज़ का टुकड़ा इंसुलेटर होने के बावजूद अगर किसी चार्ज बॉडी के करीब वो चला जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन। दिस वॉज द इंडक्शन इन इंसुलेटर। The next part we will discuss detection of charge. डिटेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं? उसका एक मेथड होता है पिथ बॉल मेथड, और दूसरा जो हो गया वो इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। तो पिथ बॉल क्या होता है? एक स्टैंड
के ज़रिए इस तरह का स्टैंड होता है और यहाँ पर एक हम लोग इंसुलेटिंग वायर और एक यहाँ पर एक कंडक्टिंग बॉल जो है ऐसे लटका दिए। अब यहाँ पे अगर हम चार्ज ले गए, इसको चार्ज दिखाए, तो ये क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होगा और ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है क्या है, ये चार्ज बॉडी है। इसको हम लोग पता लगा सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग वेदर दिस बॉडी इज चार्ज और नॉट। ये पिथ बॉल हो गया, दिस इज पिथ बॉल। अनदर वन इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप कैसा डिवाइस होता है? इलेक्ट्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जिसे कोई फॉइल है, इसको हम लोग गोल्ड फॉइल कहते हैं, गोल्ड फॉइल, और इसका ये नॉब होता है मेटालिक नॉब, और ये मेटल का बना होता है, ये गोल्ड फॉइल होता है, ये भी सब मेटल का है, सब कंडक्टर है। तो किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है उसको देखने के लिए अगर हम इस पर अगर कोई चार्ज बॉडी इस तक ले गए, कोई पॉजिटिव चार्ज मान लो डाल दिए, तो चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस वन। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये पूरे बॉडी में, चूँकि कंडक्टर है तो ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। तो ये दो लीव्स होते हैं, गोल्ड फॉइल इसको कहते हैं लीव्स। तो ये लीव्स जो होते हैं आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये इसमें आपको डायलेशन देखने को मिलेगा। अब एक दूसरे को दूर जाता है, रिपल्सन देखने को मिलेगा, तो रिपल्सन देखने को मिलेगा। इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी जो है, ये दिस बॉडी इज चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज भी होता तो भी यही काम होता, नेगेटिव चार्ज ले जाते तो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होता, दोनों ही लीव्स पे नेगेटिव चार्ज आते और फिर वो एक दूसरे को रिपेल करता, तो भी हम इस पर डिटेक्ट कर पाते थे ना। इसमें एक प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोस्कोप है और अंदर वैक्यूम है, और एक्सरे डाल दिया, तो एक्सरे क्या करता है, तो एक्सरे जो है वो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है मेटल के साथ में, और इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। अगर इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आएगा जैसे ही, तो ये पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों लीव्स पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और ये रिपल्सन शो करेगा। ओके, लेकिन अगर मान लो कि अगर यही इलेक्ट्रोस्कोप वैक्यूम के बदले वैक्यूम ना होकर इसमें एयर डाल दें और फिर एक्सरे इस पे हिट कर रहा हो, तो एक्सरे अब क्या करेगा, एयर पार्टिकल से नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ भी बनाना शुरू कर देगा, आयंस को तोड़ देगा। एक्सरे इज़ वेरी एनर्जेटिक, इट ब्रेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड इनटू आयंस। अब आयंस जो अवेलेबल होंगे, अगर ये आयंस अवेलेबल हैं, तो अगर ये कोई भी चार्ज बनने जा रहा हो, द लीव्स आर गोइंग टू बी चार्ज, तो चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, आयंस को सैचुरेट करा के ये अपने आप को न्यूट्रल बनाना शुरू कर देगा। तो ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। तो ये पहले से चार्ज है तो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा, कोई भी पहले से चार्ज हो तो भी न्यूट्रल होगा। तो उस कंडीशन में देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के दूर जा रहा हो या नज़दीक आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले से ये पॉजिटिव चार्ज था, आपने एक्सरे डाला, आयंस टूट गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या किया, नेगेटिव चार्ज, आयंस का नेगेटिव लेके अपने आप को क्या किया, न्यूट्रल कर दिया। तो न्यूट्रल करेगा तो पहले पॉजिटिव चार्ज था तो ये रिपेल किए हुए था और ये लीव्स जो है दूर जा रहे होते हैं। अब ये जैसे जैसे से चार्ज कम होना शुरू होगा, ये धीरे धीरे नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो पहले से न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज़ द इफेक्ट, ये इट बिकम्स न्यूट्रल बोल सकते हैं, बिकम्स न्यूट्रल। एनी हाउ इसको न्यूट्रल होना है, पहले से चार्ज हो या ना हो, न्यूट्रल ही रहेगा वो, और न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट्स हो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज़ अबाउट चार्ज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, जिसको हम लोग कूलम्स लॉ से जानेंगे और उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।